मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय विद्या हब ट्यूटोरियल्स चैनल। आज मैं आपके लिए पॉलिटी का नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ। दिस इज अ पार्ट सेकंड ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ठीक है, ये आपका पार्ट सेकंड रहेगा। पार्ट वन में हमने ऑलरेडी ब्रिटिशर्स इंडिया में कैसे आए, उन्होंने कैसे शासन चलाया और कैसे कैसे लीगल फ्रेमवर्क तैयार हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। और इसमें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके हमने चार्टर एक्ट 1813 तक वहां पे डिस्कशन कर चुके हैं। ये उसका फर्दर पार्ट रहेगा। इसमें जो नया जो स्टार्ट किया जाएगा वो नया चार्टर एक्ट स्टार्ट किए जाएँगे। और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का आपका पार्ट 2 है, ठीक है? मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पार्ट सेकंड है। हम अपने बैकग्राउंड स्टार्ट करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले हम चार्टर एक्ट 1833 की बात कर लेते हैं कि चार्टर एक्ट 1833 है क्या? बेसिकली इनके इसके जो फीचर्स रहेंगे हम पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर ही हम आगे चलेंगे कॉन्सेप्ट अगेन, ठीक है? चार्टर एक्ट 1833 इसमें जो था आपका जो पहला फीचर रहा, मैं यहाँ पे फीचर्स हेडिंग डाल देती हूँ, ठीक है? अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ अपने नोट्स में नोट करते जाइए। जो उसका पहला फीचर था वो ये रहा था कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को चेंज करके डेज़िग्नेशन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये मैं यहाँ लिख देती हूँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को जो चेंज करके जो नई डेज़िग्नेशन बना दी गई, वो बना दी गई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है जी? और हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे, उनका नाम था विलियम बेंटिक। ये जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे उनका नाम था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ठीक है जी। ये विलियम बेंटिक थे, ये फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे और इनके पास जो पावर्स थी सिविल मिलिट्री पावर्स, ठीक है, ये सारी जो थी वो अब विलियम बेंटिक के पास आ गई थी। इसमें जो नेक्स्ट इसका फीचर रहा है वो ये रहा है कि जितनी भी लेजिस्लेटिव पावर्स थी, ठीक है, जितने भी नियम बनाने वाली पावर्स थी जो गवर्नर ऑफ बंगाल और मद्रास को वो ले ली गई थी, वो गवर्नर जनरल को दे दी गई। ठीक है, जितनी हमारी हमने पहले डिस्कस किया था कि बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे, उनके जो पावर्स थी, ठीक है, वो जो थी दे दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। अब वही जो पावर्स है वो आपकी किसके पास आ गई थी? वो आपकी पावर्स आ गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो कौन थे? वो विलियम बेंटिक थे। ठीक है? तो जितनी हम ये कह सकते हैं लेजिस्लेटिव, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके कंफर्टेबल के लिए कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ बंगाल, इनकी पहले काफ़ी सारी जो पावर थी, बंगाल, मद्रास के जो गवर्नर्स थे, ठीक है ना? उनकी जो पावर्स थी, वो ऑलरेडी जो थी वो दे दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को दे दी गई थी। बट जो थोड़ी बहुत पावर उनके पास बची थी लॉ बनाने की, लॉ मेकिंग की, वो भी उनसे छीन ली गई और वो भी किसको दे दी गई? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इंडिया को दे दी गई और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? हमारा विलियम बेंटिक। ठीक है? इसके अलावा इसके इसके अलावा ये किया गया इस एक्ट के अंदर कि जितनी भी हमने पहले एक्ट पढ़े हैं, ठीक है? जितने भी हमने पहले जैसे रेगुलेटिंग एक्ट है, हमारा पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है? उन सबको जो है वो रेगुलेशंस बोला जाएगा, उन सबको रेगुलेशंस, ठीक है? जो हम ऐसे लिख सकते हैं जो प्रीवियस एक्ट है, ठीक है? उन सबको रेगुलेशंस बोला जाएगा, रेगुलेशंस। और जो भी हम कमिंग एक्ट्स पढ़ेंगे या जो भी रूल्स नए बनाए जाएँगे या जो भी नए चार्टर्स और काउंसिल्स एक्ट बनाए जाएँगे, उन सबको एक्ट बोला जाएगा, एक्ट्स। ठीक है? ये फीचर 1833 का है। जितने प्रीवियस एक्ट हैं, उनको रेगुलेशन बोला जाएगा और जितने कमिंग रूल्स बनाए जाएँगे, उनको एक्ट्स बोला जाएगा। इसके अलावा ये किया गया इस एक्ट के अंदर कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको टोटल अबॉलिश और एंड कर दिया गया। ठीक है? अगर आपको याद हो हमने 1813 में एक चीज़ पढ़ी थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अबॉलिश कर दी गई थी, वो 2 चीज़ों को छोड़ के बाकी उनका जो ट्रेडिंग था, ठीक है? वो 2 चीज़ें कौन-कौन सी थी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक था टी और एक था ट्रेड विद चाइना। ठीक है? ये दोनों चीज़ों को छोड़ के बाकी जितनी भी मोनोपोली थी, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो थी वो अबॉलिश कर दी गई थी। पर इस एक्ट के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो कमर्शियल बॉडी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कमर्शियल बॉडी थी, जो इनका ट्रेड और जो चाइना के साथ इनका टी का बिज़नेस था या टी सॉरी और चाइना के साथ जो ट्रेड था, उन सब का भी एंड कर दिया गया, उन सबको भी अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है जी? तो ये जैसे कमर्शियल बॉडी की तरह काम करती थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका एंड कर दिया गया, उसका एंड कर दिया गया। और क्या बना दिया गया उसको उसको प्योरली प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया गया। ठीक है जी? तो कमर्शियल बॉडी थी वो अब वो नहीं रही, उनका वो प्रॉपर वो एंड कर दिया गया था और उसको प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। इसके अलावा इस एक्ट में किया गया कि इसमें जो कॉम्पिटिटिव फॉर सिलेक्शन सिविल सर्वेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम था,
ठीक है? उनको जो बोला गया था कि इंडियंस जो हैं उनको इस सिविल सर्वेंट्स के में नहीं रोका जाएगा, ठीक है? इंडिया शुड नॉट बी डिवाइडेड, उनको रोका नहीं जाएगा, वो भी मैं यहाँ लिख देती हूँ, ओपन कॉम्पिटिटिव ओपन कॉम्पिटिटिव फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट, ठीक है? इसमें जो था, अगर कोई इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, ठीक है, किसी भी पोस्ट के लिए, तो उसको रोका नहीं जाएगा। तो ये सब थे फीचर्स हमारे चार्टर एक्ट 1833 के। अब हम इनके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। एक बार इनकी क्विक रिवीजन मैं आपको दे देती हूँ कि चार्टर एक्ट 1833 में क्या हुआ था। पहले तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो थे वो डेजिग्नेशन दी गई थी, और हमारे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, उनको मिलिट्री और सिविल पावर्स जो थी वो दे दी गई थी। और इस हमने इसमें ये पढ़ा कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ मद्रास की, वो उनसे वापस ली गई, और वो किसको दी गई थी, और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। और हमने इसमें यही पढ़ा कि कुछ जो प्रीवियस एक्ट्स थे, उनको रेगुलेशंस बोला जाएगा, जो आने वाले रूल्स हैं, जो आने वाले चार्टर्स हैं, उनको एक्ट्स बोला जाएगा। इसके अलावा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको उसकी कमर्शियल बॉडी को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया गया, और वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब वो प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी। और जो ओपन कॉम्पिटिटिव जो सिविल सर्वेंट्स के लिए अगर कोई इंडियन अप्लाई करना चाहता है किसी भी पोस्ट के लिए, तो उनको रोका नहीं जाएगा। तो ये सब थी फीचर्स थे हमारे चार्टर एक्ट 1833 के। अब हम इनके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। द फर्स्ट एमसीक्यू इज हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? हु बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। हाँ जी, अभी हमने डिस्कस किया है कि कौन है जो हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, तो कौन है वो? दैट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी रॉबर्ट क्लाइव, एंड फोर्थ वन इज लॉर्ड वॉन हेस्टिंग, डी। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ तो हमने भी पढ़ा कौन है हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, दैट इज कॉल्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, आप इसको टिक कर देंगे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नाउ इट्स सेकंड, अंडर विच ऑफ द अंडर विच एक्ट नेम रीनेम्ड फ्रॉम रेगुलेशन टू एक्ट्स, किस एक्ट के तहत जो हमारा जो रेगुलेशंस को एक्ट बोला जाएगा, ठीक है? जो प्रीवियस एक्ट्स थे उनको रेगुलेशंस, जो आने वाले रूल्स थे, रेगुलेशंस थे, चार्टर्स थे, उनको एक्ट्स बोला जाएगा। वो किस एक्ट के अंदर बोला गया था, तो ये हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन फर्स्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ऑप्शन सेकंड, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। थर्ड ऑप्शन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फोर्थ वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब ये हमने अभी डिस्कस किया है, ये किस चार्टर के अंदर बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड चार्टर एक्ट 1833। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो किस चार्टर एक्ट या किस एक्ट के अंदर ये बोला गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है, वो अब कॉमर्शियल बॉडी नहीं रही। हमने अभी डिस्कस किया कि वो कॉमर्शियल बॉडी नहीं रही, और उसको क्या बना दिया गया, उसको बना दिया गया था प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ठीक है, तो ये किस एक्ट के अंदर पढ़ा है हमने, ये हमने अभी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन इज फर्स्ट वन इज चार्टर एक्ट ऑफ 1793, सेकंड चार्टर एक्ट ऑफ 1813, थर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फोर्थ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये किसके अंदर पढ़ा है हमने, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अमाउंट वाज गिवन फॉर प्रमोटिंग मॉडर्न एजुकेशन इन कंट्री, तो कितनी अमाउंट जो थी वो मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए दी गई थी, वो हमारी है रुपीज 1 लाख। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन 1 लाख। ये जो आपको याद हो 1813 के अंदर जी वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए बोला गया था, उसमें जो हमें एलोकेट हुई थी अमाउंट, ठीक है, प्रमोट करने के लिए, दैट इज 1 लाख। 1 लाख। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया अंडर विच एक्ट, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज्ड किस एक्ट के अंदर किया गया। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, दैट इज चार्टर एक्ट 1833, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1858, इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 एंड एक्ट 1813। ठीक है, तो किस एक्ट के अंदर बोला गया था जो सेंट्रलाइज था एडमिनिस्ट्रेशन, वो हमारा 1833 के अंदर। ठीक है, हुआ क्या था, ये जो एक्ट था, इसने फाइनल स्टेप लिया था टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और इन्होंने मतलब एक सेंट्रलाइजेशन पावर करने के लिए जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, उसको मोर पावर दी गई, सिविल और मिलिट्री पावर दी गई।
और जो हमारी गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ मद्रास के जो गवर्नर्स के पास जो पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर भी, वो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई थी। तो जो सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया है, वो किस एक्ट में बोला गया है? दैट इज़ कॉल्ड चार्टर्स एक्ट 1833। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हिच एक्ट फर्स्ट टाइम अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स? ऑप्शन इज चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1853, इंडिया गवर्नमेंट एक्ट 1858। तो हमने अभी डिस्कस किया है कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो सिविल सर्वेंट के कंपटीशन के एग्जाम थे, उनको जो इंडियंस थे, उनको रोका नहीं जाएगा किसी भी पोस्ट के लिए। तो ये कौन से चार्टर में बात की गई थी? दैट इज कॉल्ड चार्टर एक्ट 1833। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज चार्टर एक्ट 1833। नेक्स्ट, नेम ऑफ द चार्टर एक्ट, लास्ट चार्टर एक्ट, ठीक है, ये हम पहले पढ़ लेते हैं। ये जो हमारी स्लाइड है, ये हमारी जो स्लाइड है, ये है हमारी चार्टर एक्ट 1853 के बारे में, ठीक है। जैसे हमने 1833 के बारे में पढ़ा है, अब हम 1853 के पहले फीचर्स पढ़ेंगे, देन अगेन इसी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, देन फीचर्स, फीचर्स ऑफ 1853। इसमें जो पहला फीचर रहा है वो ये रहा है कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, उन दोनों को सेपरेट किया गया, ठीक है। पहले था कि जो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे, उनको सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है जी। तो इसको जो पहला फीचर था, मैंने आपको पहले बोला कि लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इन दोनों को अलग कर दिया गया, ठीक है। अब जो लेजिस्लेटिव जो फंक्शंस थे, वो किससे रिलेटेड रिलेटेड थे? हमारे लॉ मेकिंग के लिए, ठीक है, लॉज बनाना। और जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे, वो इन उन्हीं लॉ को इम्प्लीमेंट कर देना, इम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। रूल्स बनाना और उन्हीं रूल्स को इम्प्लीमेंट कर देना, इन दो कामों को जो था वो सेपरेट कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है जी। उसके अलावा, उसके अलावा ये रहा कि जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है, जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें नए मेंबर्स को ऐड किया गया। मैं आपको बता देती हूँ पहले यहाँ पे कि ये हमारी 2 बन गई थी। एक लेजिस्लेटिव फंक्शंस को देखने वाली काउंसिल अलग थी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलग थी। इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ठीक है, इस लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हमारे, मैं रब कर देती हूँ, जो 6 मेंबर्स थे न्यू अपॉइंट कर दिए गए, ठीक है। इस लेजिस्लेटिव जो हमारी काउंसिल थी, उसके अंदर 6 न्यू मेंबर्स जो थे वो जो ऐड कर दिए गए, ताकि वो असिस्ट कर सके लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, ठीक है, उनके काम को देख-रेख कर सके। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको कि 6, ठीक है, 6 मेंबर्स, 6 मेंबर्स ऐड कर दिए गए, ठीक है। तो अब ये था जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, वो एक जो काउंसिल बन गई थी प्रॉपर लेजिस्लेटिव फंक्शंस को देखने के लिए, उनको हम इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से बोलने लगे, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये एक 6 मेंबर ऐड करने के बाद, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऐड करने के बाद एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बन के रेडी हो गई थी, जिसको हम मिनी पार्लियामेंट भी बोलने लगे, मिनी पार्लियामेंट, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या किया गया, जो ओपन कॉम्पिटिटिव जो हमारा रखा गया था, जिसमें इंडियंस को रोका नहीं जाएगा किसी भी पोस्ट के लिए, हमने अभी 1833 के चार्टर में पढ़ा। उसी में एक जो सिविल सर्वेंट एग्जाम की एक कमेटी बनाई गई, ठीक है। इस एक्ट के तहत एक कमेटी बनाई गई, जिसको हम बोलेंगे मैकुलन कमेटी, ठीक है। मैकुलन कमेटी बनाई गई 1854 में, ठीक है, जो कि इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो सिविल सर्वेंट के एग्जाम्स के लिए, उसके वो पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे उनको जो है अप्लाई करना होगा, इन सब के लिए एक मैकुलन जो थी वो कमेटी बैठाई गई थी 1854 में। इसके अलावा इस एक्ट के अंदर जो मोनोपोली थी 20 इयर्स वाली, ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ी है 20-20 इयर्स करके वो ऐड हो रहा था, उस चीज़ को, जो मोनोपोली थी 20 इयर्स वाली ट्रेडिंग की, उसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। इसको खत्म कर दिया गया, इट मीन्स जितने भी कंपनी के रूल होंगे, कंपनी के रूल्स थे, उसको पार्लियामेंट जब भी चाहे टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। पहले था 20 इयर्स का था, अगर हम 1753 की बात करें, उसमें 53 उसमें 20 प्लस करके वो 18, सॉरी यहाँ पे 53 है, तो 17 पहले हमारा आया था यहाँ पे 93, ठीक है, 9 में 53 लिख दिया गलती से, 93, ठीक है ना। इसमें 20 ऐड करने के बाद वो 1813 था, ठीक है। उसमें 20 ऐड करने के बाद वो 1833 था।
ठीक है, तो हमारे 20-20 इयर्स की जो मोनोपोली थी वो ऐड हो रही थी, ठीक है? बट इसमें वो चीज़ टर्मिनेट कर दी गई, खत्म कर दी गई और जो बोला गया कि जो कंपनी है उसके रूल्स को पार्लियामेंट जो ये मिनी पार्लियामेंट थी ये जब चाहे वो टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है? तो उन्होंने जो मोनोपोली थी 20 इयर्स वाली वो भी एंड कर दी थी, ठीक है? पार्लियामेंट जब चाहे उनकी मोनोपोली को खत्म कर सकती है। इसके अलावा कि जो ये इंडियन काउंसिल के जो 6 लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो ये 6 मेंबर्स थे, ठीक है? जो ये 6 मेंबर्स थे, मैं यहाँ पे 1 मिनट रुको आपको अच्छे से लिख देती हूँ। ये 6 मेंबर्स जो हैं वो इनमें से आउट ऑफ 6 मेंबर्स जो 4 मेंबर्स हैं, वो हम कहाँ से लिए जाएँगे? वो हमारे जो प्रोविंशियल्स जो प्रेज़िडेंसीज़ थी बॉम्बे, लोकल गवर्नमेंट बॉम्बे, मद्रास, आगरा, बंगाल, ठीक है? मैं यहाँ लिख देती हूँ आपको। तो ये 6 मेंबर्स हैं, इसमें से जो हमारे 4 मेंबर्स हैं, ठीक है? जो 4 मेंबर्स हैं, वो हमारे लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा, ठीक है? इनमें से जो ये 4 मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाएँगे, जो ये 6 मेंबर्स ऐड हुए थे हमारी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, ठीक है जी? अब हम देख लेते हैं इसके एमसीक्यू। तो फर्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं, नेम द लास्ट चार्टर एक्ट, ठीक है? इसको लास्ट चार्टर एक्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो मोनोपोली थी 20 इयर्स वाली वो अबॉलिश कर दी गई थी, वो खत्म कर दी गई थी, ठीक है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस जो है चार्टर एक्ट 1833, सेकंड चार्टर एक्ट 1853, द थर्ड चार्टर एक्ट 1813 एंड फोर्थ वन इज चार्टर एक्ट 1793। तो किस एक्ट के अंदर जो थी वो 20 इयर्स की जो मोनोपोली एंड हो गई थी और वो जो था वो लास्ट चार्टर बन गया था, तो वो था हमारा 1853। तो इससे हमारा सेकंड जो है वो राइट आंसर है, सेकंड। नेक्स्ट इज अंडर विच इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल केम इनटू एग्जिस्टेंस। हमारी जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो 6 मेंबर्स ऐड होके लेजिस्लेटिव की जो पहले सेपरेशन किया गया फिर 6 मेंबर्स जो ऐड कर दिए गए और उनको इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया, ठीक है? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। और उस इंडियन लेजिस्लेटिव को काउंसिल को क्या बोला गया? दैट इज कॉल्ड मिनी पार्लियामेंट, ठीक है? तो ये किस एक्ट में बोला गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं पहले। ऑप्शन फर्स्ट वन इज चार्टर एक्ट 1833, सेकंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, थर्ड चार्टर एक्ट 1853 या गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1858। तो ये किसके अंदर बोला गया था? दैट इज कॉल्ड चार्टर एक्ट 18 सॉरी सॉरी चार्टर एक्ट 1853, ठीक है? मैंने गलती से 33 पे टिक लगा दिया, तो ये 53 है। इसको रब कर देती हूँ। ये आएगा आपका चार्टर एक्ट 1853, ठीक है जी? ओके, द नेक्स्ट स्लाइड इज व्हिच कमिटी वाज अपॉइंटेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम एंड व्हेन। तो कौन-सी कमेटी जो थी वो अपॉइंट की गई थी इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स और कब की गई थी? ऑप्शन देख लेते हैं। मैकलॉय कमेटी 1854, कॉर्नवालिस कमेटी 1803, मैकलॉय कमेटी 1858 और विलियम बेंटिक कमेटी 1833। पहले इसके बारे में देख लेते हैं। हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है? चार्टर एक्ट 1853 के अंदर एक कमेटी जो बिठाई गई थी वो अपॉइंटेड फॉर द इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है? वो कब बिठाई गई थी? दैट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑप्शन मैकुलम कमेटी 1854। इससे हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। द नेक्स्ट वन इज व्हेन इंडियन गॉट रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? इंडियन को रिप्रेजेंटेशन कब मिली थी? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। दैट इज कॉल्ड चार्टर एक्ट 1833, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, चार्टर एक्ट 1853 या गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1858। हाँ जी, तो इसमें किसमें बोला गया था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो इंडियन भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने बोला था, हमने इसमें पढ़ा था 1853 के अंदर कि जो आपकी लोकल रिप्रेजेंटेशन है इंडियंस की, वो मद्रास, बॉम्बे गवर्नमेंट जो आउट ऑफ द 6 मेंबर्स थे, ठीक है? 6 मेंबर्स उसमें से जो 4 मेंबर्स हैं वो आपके बंगाल, ठीक है? बंगाल, बॉम्बे, मद्रास और आगरा में से होंगे। तो जो इंडियंस की जो रिप्रेजेंटेशंस थी वो किस एक्ट के तहत मिली थी? तो वो हमारा आएगा चार्टर एक्ट 1853। दैट इज थर्ड ऑप्शन करेक्ट। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट स्लाइड इज लास्ट चार्टर एक्ट 1853 विच इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इट, ठीक है? आपको बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शंस देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑप्शन इज चार्टर एक्ट ऑफ 1853 सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन
तो लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकिंग है और जो इम्प्लीमेंट उन लॉ को करते हैं, उन फंक्शंस को अलग किया गया। सेकंड, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 additional 6 new member called legislative counselors to the council। ये भी करेक्ट है, इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि ऐड किए गए थे न्यू मेंबर्स, 6 न्यू मेंबर्स जो थे वो ऐड किए गए थे। थर्ड ऑप्शन, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 एक्सटेंडेड 20 years मोर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी। अगर आपको याद हो, इस चीज को अबॉलिश किया गया था, ना कि इस चीज को एक्सटेंड किया गया था। ठीक है जी, तो ये थर्ड ऑप्शन आपकी गलत हो गई। एंड फोर्थ इज फर्स्ट एंड सेकंड इज ट्रू। तो आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, बिकॉज आपकी फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है, तो इसी के साथ आपका फोर जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, व्हेन मैकुलन कमेटी अपॉइंटेड फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, इसका आंसर मेक श्योर अब आपको आता होगा क्योंकि हमने 2 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑप्शन 1 है 1854, ऑप्शन 2 1853, ऑप्शन 3 1833 एंड ऑप्शन 4 1813। ठीक है जी, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट, फाइंड द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अंडर 1853 एक्ट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। क्वेश्चन प्लीज ध्यान से पढ़ के कि आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है या रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है, तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। द फर्स्ट ऑप्शन, फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, हमने भी यहाँ पढ़ा था कि 1853 में जो 6 मेंबर्स थे, ठीक है, 6 मेंबर्स थे, उसमें जो 4 मेंबर्स थे वो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा में से लिए गए थे। ठीक है, इंडियन को रिप्रेजेंट किया गया था लोकल गवर्नमेंट में, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हमें सिर्फ रॉन्ग वन बतानी है। नेक्स्ट इज 4 मेंबर्स वर अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट। अगर आप उसको ध्यान से पढ़े तो ये 4 मेंबर्स ना हो के ये कितने मेंबर्स थे जो सॉरी, ये अपॉइंट किए लोकल गवर्नमेंट की बात की गई है। लोकल गवर्नमेंट जो थे वो 4 मेंबर्स ही थे। ठीक है, और जो ये 4 ना होके जो ये 6 मेंबर्स थे ये लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किए गए थे। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल में ऐड किए गए थे। नेक्स्ट इज मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा गॉट रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ा था कि इनको भी जो रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया था। ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड देन फोर्थ वन इज एवरी प्रिंसली स्टेट आल्सो गॉट रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये चीज हमने कहीं नहीं पढ़ी, एवरी की बात कहीं नहीं की गई थी, सिर्फ इन प्रिंसेस जो स्टेट्स थी इनकी बात की गई थी, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा की। ठीक है, उन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट बताने को बोला था, तो रॉन्ग के हिसाब से जो फोर्थ है वो करेक्ट है। ठीक है, मैं बाकी सब रब कर देती हूँ। तो आपकी जो लास्ट ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन, दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। The next question is which government act also known as good government of India। ठीक है, तो पहले मैं ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट ऑफ 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट ऑफ 1990। ठीक है जी, तो इसका जो आंसर है वो आपका आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1858। ठीक है, 1858 इस एक्ट की जो ये नया एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1858, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पहले मैं आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट जो था 1858, इसके अंदर फीचर्स क्या रहे थे। ठीक है, इसको गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट भी बोला जाता है, गुड गवर्नेंस एक्ट भी बोला जाता है, ये हमने पीछे डिस्कस कर लिया है। इसके पहले फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर इनके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1858 की। हाँ जी, पहले हम देख लेते हैं जो इसमें एक रिवॉल्ट हुआ था 1858। अगर आपको याद हो कि एक रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1858, इसका जिक्र हमने इसके इंट्रोडक्शन में भी किया था, ओवरव्यू में भी किया था कि इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जाता है। और जब ब्रिटिशर्स जो थे हमारी, ये जो जीत गए थे, तो इनको जो इनकी टेरिटरीज बाउंड्रीज थी उनको एक्सपैंड कर दिया गया था ब्रिटिशर्स की, तो उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। ठीक है, इसको स्पॉय मिटनी भी बोला जाता है, स्पॉय मिटनी भी बोला जाता है। ठीक है, और इस एक्ट को, ठीक है, ये तो रिवॉल्ट की बात थी। अब हम देख लेते हैं कि इस एक्ट को क्या बोला जाता है। पहले इस एक्ट को गुड गवर्नेंस ऑफ इंडियाज एक्ट भी बोला जाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, गुड
गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है? इसमें क्या हुआ, इसका जो पहला फीचर है वो ये रहेगा, इसके अंदर जो गवर्नर हमारी जो नई जो बना दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है? पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको चेंज करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की डेज़िग्नेशन बना दी गई थी। अब इस डेज़िग्नेशन को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया ये डेज़िग्नेशन बना दी गई थी। ठीक है जी? वाइसरॉय ऑफ इंडिया, जो कि डायरेक्ट जो थे वो रिप्रेज़ेंट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया में। ठीक है जी? जो वाइसरॉय था ये डायरेक्ट रिप्रेज़ेंट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। ठीक है जी? और हमारे जो फर्स्ट वाइसरॉय जो रहे हैं ऑफ इंडिया के, वो कौन रहे हैं? दैट इज़ कॉल्ड लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, ठीक है जी? ये हमारे फर्स्ट वाइसरॉय रहे हैं। ये सब था कि अभी जो नई डेज़िग्नेशन हमारी ऐड हुई है, वो थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से क्या बन गया? वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और ये जो डायरेक्ट रिप्रेज़ेंट करेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है? भारत के अंदर, और जो फर्स्ट हमारा वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया था, वो था लॉर्ड कैनिंग। ये इसका फर्स्ट फीचर था, और सेकंड इसको गुड गवर्नेंस ऑफ इंडियाज़ एक्ट भी बोला जाता है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट फीचर इसका ये रहा कि जो अबॉलिश थी कर दी गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी जो, ठीक है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जितनी भी कमर्शियल बॉडी थी उसको अबॉलिश कर दिया गया था। और अबॉलिश करने के बाद इसकी पावर्स को किसी ना किसी को तो ट्रांसफर किया होगा, ठीक है? जो इसकी पावर थी वो ट्रांसफर किसको कर दी गई थी? तो वो सारी की सारी ट्रांसफर जो थी पावर, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कर दी गई थी। ठीक है जी? जैसे कि आपको इसका मैं थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ, तो बैकग्राउंड के हिसाब से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है? ये 2 बॉडीज़ थी, ये हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को देखती थी, और ये हमारी जो थी वो लीगल एक्टिविटीज़ को देखती थी, ठीक है? और जो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनको जो था वो अबॉलिश कर दिया गया था, इनकी जो मोनोपोली है उसको एंड कर दिया गया था। तो इनकी मोनोपोली जो थी, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, ये सारी की सारी जो पावर्स थी, वो किसको ट्रांसफर कर दी गई? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को कर दी गई। और जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल थी, ये सेंट्रल ब्रिटिशर्स थे, ठीक है? तो अल्टीमेटली जो इनके पास जो पावर्स थी, वो अब इन किनके पास आ गई थी? वो हमारी ब्रिटिशर्स के पास ही आ गई थी। ठीक है जी? तो पावर जो ट्रांसफर कर दी गई थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या जो कमर्शियल एक्टिविटी या ईस्ट इंडिया कंपनी जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ को बंद करके जो इनकी पावर्स थी, वो सारी की सारी ब्रिटिश गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दी गई। इसके साथ इसका जो नेक्स्ट फीचर है, वो ये है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिनकी हम ये बात करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को भी अबॉलिश कर दिया गया। ठीक है? इन दोनों को भी अबॉलिश कर दिया गया। और अगर आपको याद हो, जो हमारा पिट्स था, उसमें ये एक ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम जो था स्टार्ट किया गया था, जिसमें एक बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो हमारी रेगुलेटिंग एक्ट में था, वो बॉडी बना दी गई थी, ये हमारी बोर्ड ऑफ कंट्रोल न्यू बॉडी बनाई गई थी। अब इनको ड्यूल गवर्नमेंट बोला जाता था, इनको अबॉलिश कर दिया गया, तो हम ये भी कह सकते हैं जो ड्यूल गवर्नमेंट है, डबल गवर्नमेंट जिसको बोल सकते हैं, ये ड्यूल गवर्नमेंट बोल सकते हैं, उसका भी क्या हो गया था? एंड हो गया था। क्योंकि ये दोनों को ही अबॉलिश कर दिया गया था। तो ड्यूल गवर्नमेंट का एंड हो गया था। ठीक है जी? अब क्या था, हमारा वाइसरॉय जो था वो अपॉइंट हो चुका था। एक मिनट इसको रब कर देती हूँ। अब वाइसरॉय जो था हमारा अपॉइंट हो चुका था, और इन 2 बॉडीज़ को जो था वो अबॉलिश कर दिया गया था। अब जो वाइसरॉय है वो अकेला तो सारे सब चीज़ों को हैंडल नहीं करेगा। ठीक है? तो उसको जो हैंडल करने के लिए एक जो बनाया गया था नोट, वो जो रिपोर्ट करेगा, ठीक है? वो बेसिकली जो रिपोर्ट करेगा वो एक नई पोज़ीशन दैट इज़ क्रिएट करेगी, दैट इज़ कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिसको हम एसओएस बोलते हैं, ठीक है? ये अपॉइंट होएगा, ये एज़ अ मेंबर, ये एक ब्रिटिश कैबिनेट का जो मेंबर था, ये अपॉइंट होगा ब्रिटिश कैबिनेट का। ठीक है? क्योंकि लंदन में अब जो ब्रिटिश है, वहाँ पे कोई तो इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने के लिए, वायसराय तो भारत में था। तो वहाँ पे इंडिया को रिप्रेज़ेंट करने के लिए हमारा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, ठीक है? जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया को रिप्रेज़ेंट करेगा। जो इंडिया के अफ़ेयर्स को, जितने भी वहाँ के काम देख-रेख है, उनको देखने के लिए एसओएस बनाई गई थी, ठीक है? तो अल्टीमेटली हुआ क्या, पहले जो वाइसरॉय था, अब ये अपनी रिपोर्ट किसको करेगा? एसओएस को करेगा। और जो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये जो भारत की रिपोर्टिंग है, ये किसको देगा? ये हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है? तो एक चीज़ याद रखना, जो एसओएस है, ये वाइसरॉय के नीचे वाली पोज़ीशन पे नहीं, ये वाइसरॉय के ऊपर वाली पोज़ीशन पे आते हैं। वाइसरॉय जो है वो इसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है?
और ये जो है एसओएस है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट करेगी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया के अफेयर्स को देखने के लिए। उसके बाद जो एसओएस थी, ठीक है, ये अकेला जो था वो इतना नहीं देख सकता था काम, तो इसको असिस्ट करने के लिए, इस एसओएस को असिस्ट करने के लिए हमारे पास 15 मेंबर्स 15 मेंबर्स की एक काउंसिल अपॉइंट की गई। 15 मेंबर्स की काउंसिल अपॉइंट की गई, जो असिस्ट करेगी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो असिस्ट करेगी, किसको असिस्ट करेगी? एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करेगी, ठीक है जी। तो हुआ क्या, पहले वाइसरॉय बनाया गया, वाइसरॉय के बाद एसओएस बनाया गया, ठीक है, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडियन के अफेयर्स के बारे में रिपोर्ट देगा, ठीक है, ब्रिटिश कैबिनेट को, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उसको रिपोर्ट करेगा। उसके बाद क्या किया गया, जो एसओएस था उसको असिस्ट करने के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि 15 मेंबर्स जो थे वो अपॉइंट किए गए थे। अब एसओएस प्लस ये 15 मेंबर्स, तो ये एक, मैं यहाँ लिख देती हूँ, एसओएस प्लस ये 15 मेंबर्स, ये मिलके अब एक काउंसिल बनाते हैं, के काउंसिल बनाते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये काउंसिल बनाई है, इसमें जो एसओएस है, ठीक है, एसओएस है, वो उस काउंसिल का जो है वो चेयरमैन होगा, ठीक है, ठीक है। और जो ये 15 मेंबर्स है, ये एक एडवाइजरी बॉडी, जो कि असिस्ट करेंगे, एडवाइस देंगे, किसको? एसओएस को। तो ये जो 15 मेंबर्स थे वो एज़ ए एडवाइजरी बॉडी की तरह काम करेंगे, और इस जो काउंसिल का जो चेयरमैन है वो एसओएस रहेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1858, ठीक है? ये उसके फीचर्स थे। अब हम इसके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। एक हमने इसका जो एमसीक्यू है वो पीछे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किस एक्ट को, मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देती हूँ कि व्हिच गवर्नमेंट एक्ट आल्सो नोन एज़ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कौन से एक्ट को गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट बोला जाता है, ये मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज़ एक्ट 1858 को बोला जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ऑप्शंस देख लेते हैं। बॉर्न हेस्टिंग फर्स्ट, सेकंड लॉर्ड कैनिंग, थर्ड विलियम बेंटिक एंड देन फोर्थ इज रॉबर्ट क्लाइव। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया हमने अभी डिस्कस किया, दैट इज कॉल्ड लॉर्ड कैनिंग। सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? लास्ट गवर्नर, ये ध्यान से देखना, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारा जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो कौन है? ऑब्वियसली हमने इसमें क्या पढ़ा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो है उसको चेंज करके यहाँ पे एक नई पोजीशन बना दी गई थी, जिसको नाम क्या था? वाइसरॉय, ठीक है। और हमारा जो फर्स्ट वाइसरॉय था, अगर आपको याद हो, तो वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ पे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था फर्स्ट, वही इसी का लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अब आपका जो फर्स्ट है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है। तो जो अगर आपको याद हो तो विलियम बेंटिंग के बारे में हमने पढ़ा था, तो इसमें लास्ट भी कौन था? ये भी हमारा विलियम बेंटिक ही था। क्योंकि विलियम बेंटिक जब इसका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, तो इस पोस्ट को चेंज करके वाइसरॉय बना दिया गया, और वाइसरॉय का जो फर्स्ट वाइसरॉय था वो हमारा कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच एक्ट एंडेड द डबल गवर्नमेंट? ठीक है, व्हिच एक्ट एंडेड द डबल गवर्नमेंट? ऑप्शंस देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1935, सेकंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1858, थर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1838 एंड फोर्थ वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1818। विच एक्ट द डबल गवर्नमेंट? अभी हमने पढ़ा कि ड्यूअल गवर्नमेंट में क्या किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958 के अंदर इसी में अबॉलिश कर दिया गया था कि हमारा जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल प्लस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इन दोनों को अबॉलिश कर दिया गया था, ठीक है जी, इन दोनों को अबॉलिश कर दिया गया था। तो इन दोनों को अबॉलिश करने से ये एंड हो गया था, वो किसका हुआ था? ड्यूअल गवर्नमेंट। क्योंकि इन दोनों के अपॉइंटमेंट से ही इसको ड्यूअल गवर्नमेंट बोले जाने लगा था कि ये इसकी कॉमर्शियल और ये इसकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखेंगे। तो ये चीज एंड कर दी गई थी। तो एंड किस एक्ट के तहत कर दी गई? दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इन गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1858? तो हमने पढ़ा था कि जो वॉइस रॉय है, ठीक है, वॉइस रॉय वो अपनी रिपोर्टिंग किसको देगा? एसओएस को देगा। एसओएस की फुल फॉर्म थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और जो एक्सओएस है वो जो रिपोर्ट देगा इंडिया की, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगा। तो इस एसओएस को असिस्ट करने के लिए कितने मेंबर्स की जो बॉडी थी वो इलेक्ट की गई? तो वो 15 मेंबर्स की बॉडी इलेक्ट की गई थी।
ठीक है, 15 मेंबर्स, तो इससे हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है 15, ये राइट है 15। नेक्स्ट देख लेते हैं, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एक्ट 1858। ठीक है, तो हमने यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। ठीक है, प्लीज इसको ध्यान से पढ़ लिया करो कि यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट की बात की गई है या करेक्ट की बात की गई है, तो करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है। फर्स्ट ऑप्शन इज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम वाइसरॉय ऑफ इंडिया। अगर आपको याद हो तो हमने अभी डिस्कस किया था कि जो ये पोस्ट थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की, ठीक है, इसको चेंज करके नई जो डेजिग्नेशन आई थी वो क्या आई थी, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, और जो हमारे फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट ऑप्शन इज, ये इसका मतलब ये करेक्ट है। ठीक है जी, ओके। अबॉलिश द ड्यूअल गवर्नमेंट, हमने अभी डिस्कस किया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर इन दोनों को जो था वो अबॉलिश कर दिया गया था, तो इससे ये भी सेकंड भी आपकी करेक्ट है। थर्ड वन इज एस्टैब्लिश ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द एसओएस। इसके बारे में भी हमने अभी डिस्कस किया था कि एसओएस जो है उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई जाएगी, तो ये तीनों करेक्ट है। और फोर्थ इज ऑल ऑफ द अबव, तो इसके हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा, दैट इज कॉल्ड ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, तो फोर्थ वन इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, 1861 के हिसाब से अब हमने इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कर देती हूँ। तो 1861 के हिसाब से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट ऑप्शन इज, अभी 1861, ठीक है, ये अगेन जो है आपका 1858 के बाद जो नया काउंसिल एक्ट आता है वो 1861, उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इस एमसीक्यूज को मैं बाद में करवाऊंगी, पहले मैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे जाके आपको जो है वो प्रॉपर से इसका जो मीनिंग है वो करवा देती हूँ। ठीक है, देन हम फिर इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम फीचर्स देख लेते हैं, देन अगेन ही फिर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो ये आपका जो नेक्स्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद जो आपका नेक्स्ट एक्ट आता है उसका नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट एक्ट है। हुआ क्या कि जो रिवोल्ट हुआ, ठीक है, इसको एक स्टोरी की तरह सुनना, जो रिवोल्ट हुआ था हमारा 1857, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इस रिवोल्ट को और किस नाम से जाना जाता है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि उनको इंडिया के साथ जो है वो थोड़ा कोऑपरेशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो उस कोऑपरेशन में उन्होंने कुछ एक्ट्स निकाले जिसको इंडियन एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट बोला जाता है, हम आगे डिस्कस करेंगे। दो तीन एक्ट आए हैं, 1861, 1892, ये इंडियन काउंसिल एक्ट आए थे, ये एक रिवोल्ट के बाद आए थे। ठीक है जी, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट ने तब इंडिया काउंट एक्ट निकाले थे इंडिया के साथ कोऑपरेशन करने के लिए। इसके जो फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करते हैं। इसका जो फर्स्ट फीचर है, ठीक है, ये आपने नोट्स में मेंशन कर लेना, इसका जो फर्स्ट फीचर है वो ये है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, हमें अभी जो एक्ट पढ़ा था 1858 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल और एग्जीक्यूटिव जो थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी। सॉरी, वो जो तो हमने 1858 में नहीं, वो तो हमने 1853 में सॉरी पढ़ा था, जिसमें लेजिस्लेटिव और जो हमारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस थे, ठीक है, उनको अलग कर दिया गया था, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई थी उसमें अब क्या किया गया, ठीक है, मैं एग्जीक्यूटिव की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रही हूँ। तो इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे वो ऐड किए गए। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऐड कर दिए गए। वाइसरॉय ने ये नॉन ऑफिशियल जो मेंबर्स ऐड किए थे, ठीक है, इनको जो था वो बोला गया था कि एक नई जो है हम निकालते हैं, ऑफिशियल नहीं नॉन ऑफिशियल, जिसमें इंडियंस को है उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो उन्होंने इंडियंस को प्रेफरेंस देने के लिए लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे वो उनको अपॉइंट किया। तो लॉर्ड कैनिंग ने जो थ्री पर्सन्स थे, मैं उनके नाम लिख देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। थ्री पर्सन्स है जिनको एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर जो था वो अपॉइंट किया था, मतलब एक इंडियंस को प्रेफरेंस देने के लिए। ठीक है, तो उनके जो नाम है वो फर्स्ट देख लीजिए। फर्स्ट जो था वो था राजा ऑफ बनारस। ठीक है, राजा ऑफ बनारस, इनके नाम एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राजा ऑफ बनारस। जो नेक्स्ट है दैट इज कॉल्ड महाराजा ऑफ पटियाला, महाराजा ऑफ पटियाला। ठीक है, और जो नेक्स्ट थे थर्ड वन दैट इज कॉल्ड सर दिनकर राव। इन जो थ्री इंडियंस थे, ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया एज ए नॉन ऑफिशियल मेंबर।
इन लेजिस्लेटिव, ठीक है, लेजिस्लेटिव में। और यहाँ पे क्या किया गया, जो सेकंड इसका फीचर रहेगा वो ये रहेगा कि यहाँ पे जो पावर थी उसको थोड़ा जो सिस्टम था जो सेंट्रलाइज्ड किया हुआ था उसको डिसेंट्रलाइज्ड जो था, वो एक तरह तरह का प्रोसेस स्टार्ट किया गया डिसेंट्रलाइज्ड, ठीक है? मैं आपको थोड़ा-सा इन दोनों का मतलब समझा देती हूँ कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड होता क्या है, ठीक है? आपको पहले मीनिंग समझना होगा फिर ही आप इनको रिलेट कर पाएँगे। सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, जो पावर है वो एक जो है वन पर्सन ओनली, उसके पास ही सारी पावर होती है, ठीक है, सेंट्रलाइज्ड में। और डिसेंट्रलाइज्ड में क्या होता है, पावर जो है, अथॉरिटी जो है, उसको डेलीगेट कर दिया जाता है, उसको डेलीगेट कर दिया जाता है, ठीक है? जैसे मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? स्कूल और कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। अब जो प्रिंसिपल है, एक पोस्ट होती है प्रिंसिपल, एक होती है वाइस प्रिंसिपल। तो क्या है, अगर प्रिंसिपल एब्सेंट है, ठीक है? तो वाइस प्रिंसिपल एज़ अ प्रिंसिपल एक्ट करता है, ठीक है? जहाँ पे इनके सिग्नेचर्स कर देता है, जहाँ पे उनको अथॉरिटी मिली होती है। तो क्या होता है, प्रिंसिपल ने अपनी जो पावर है, अपनी जो अथॉरिटी है, उसको डेलीगेट किया हुआ है वाइस प्रिंसिपल के पास। ठीक है ना? तो अगर जिस स्कूल्स में या जो कि छोटे स्कूल्स हैं जहाँ पे वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट नहीं किया जाता, तो जो प्रिंसिपल है वो सारी की सारी अथॉरिटी अपने पास रख लेता है, ठीक है ना? तो अपने पास रख लेता है, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो पावर है वो सेंट्रलाइज़्ड है। और डिसेंट्रलाइज़्ड का मतलब क्या होता है कि पावर को बाँट देना, डेलीगेट कर देना। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के अंदर जो पावर थी, ठीक है? वो डेलीगेट करनी स्टार्ट, एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं कि डेलीगेशन अथॉरिटी, डेलीगेट अथॉरिटी, ठीक है? तो जो डेलीगेट अथॉरिटी, इनमें क्या किया गया, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, जो लेजिस्लेटिव पावर इसके पास थी, जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज़ थी, बॉम्बे एंड मद्रास। उनको वापस दे दी गई। इनसे ये पावर जो थी वो ली गई थी, ठीक है? और वाइसरॉय को दे दी गई थी, लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी। अब ये जो लेजिस्लेटिव पावर है ये उनको वापस दे दी गई। इससे क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज़्ड। अब वाइसरॉय जो था वो एक काम, सारा काम अकेला खुद नहीं कर सकता था, तो उसने अपनी पावर्स को डेलीगेट करना स्टार्ट किया। तो आपको अगर अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेलीगेशन ऑफ पावर किस एक्ट के अंदर की गई, तो वो आपकी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में की गई, ठीक है? तो उसने जो लेजिस्लेटिव पावर थी गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास, उसको वो वापस कर दी गई। फिर इसके बाद एक नेक्स्ट फीचर इसका ये आता है कि इसमें एस्टैब्लिश किया गया न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? फॉर न्यू लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बॉम्बे, सॉरी बंगाल, नॉट बॉम्बे, बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब, ठीक है? तो इनके लिए न्यू लेजिस्लेटिव जो थी वो काउंसिल बना दी गई थी। और नेक्स्ट इसमें जो फीचर है वो ये है कि इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया। और जो लॉर्ड कैनिंग, अगर एमसीक्यू ये भी आता है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, ये एमसीक्यू पेपर में रिपीट क्वेश्चन है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम है ये किसके जो द्वारा स्टार्ट किया गया, किसने इसको स्टार्ट किया और कौन से ईयर में स्टार्ट किया, तो ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो ये जो स्टार्ट किया गया था ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में किया गया था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जो नेक्स्ट था दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है? इट इट वाज़ स्टार्टेड बाय लॉर्ड कैनिंग, इंट्रोड्यूस जो किया गया था वो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था और 1859 में किया गया था, ठीक है? अब ये हुआ था क्या कि जो हमारा पोर्टफोलियो सिस्टम था, बेसिकली ये कौन-सा सिस्टम होता है कि जैसे हम कह सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं और उस डिपार्टमेंट का एक हेड बना दिया जाता है, ठीक है? जो उस डिपार्टमेंट को देखता है। जैसे हम आज की मिनिस्ट्री की बात करें, हमारे पास एक होम मिनिस्टर है, ठीक है? एक होम मिनिस्टर एक डिपार्टमेंट है और उसको जो हेड करता है वो अमित शाह जी करते हैं, ठीक है? ऐसे ही हमारे हेल्थ मिनिस्टर्स हैं, ऐसे ही ट्रांसपोर्ट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। तो वैसे ही पोर्टफोलियो सिस्टम एक डिपार्टमेंट्स बना दिए गए थे बाय द लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? तो वो कौन से ईयर में बना दिए गए थे? वो 1859 में बना दिए गए थे। उसके अलावा उसके अलावा जो इसका फीचर रहता है वो ये रहता है कि जो वाइसरॉय था उसको एक पावर मिल गई थी ऑर्डिनेंस इश्यू करने की। ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है विदाउट डिस्कशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो इसके लेजिस्लेटिव काउंसिल थे उनसे डिस्कस किए बिना ये ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है? इमरजेंसी में उनसे पूछे बिना ये जो ऑर्डिनेंस है वो इश्यू कर सकता है। और ये जो ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकता है, इसका जो टाइम पीरियड है, वो रहेगा 6 मंथ्स का। तो ये भी एमसीक्यू पेपर में पूछा जा चुका है कि जो ऑर्डिनेंस इश्यू की जो टाइम पीरियड थी, वो कितनी है? वो है आपका 6 मंथ। ऑर्डिनेंस इश्यू करने का जो लॉर्ड कैनिंग के पास टाइम पीरियड था,
क्योंकि हमारा वाइसरॉय इस टाइम पे वो था, तो दैट इज़ 6 मंथ्स, ठीक है? तो ये था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है? मैं इसको पहले रब कर देती हूँ। 1861, तो ये हमने सो पढ़ी है, काउंसिल एक्ट 1861 के में पढ़ा है। अब इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो जो स्लाइड के पीछे वाली उसमें था हमारा एमसीक्यू, तो आप देख सकते हैं एमसीक्यू है इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इंडियंस काउंसिल एक्ट 1861, तो आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है? इनकरेक्ट पहले देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज इंडियंस बिकम पार्ट ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसेस, ठीक है? आपने अभी पढ़ा इसमें कि लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है, वो इंडियंस थे, ठीक है? इंडियंस को प्रेफरेंस दी गई थी इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में। नेक्स्ट ऑप्शन, थ्री इंडियंस, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव, नॉमिनेटेड इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन और बाय द लॉर्ड कैनिंग, तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है? एस्टेब्लिश्ड न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड पंजाब, ठीक है? ये भी हमने पढ़ा था कि एस्टेब्लिश कर दी गई थी न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर नॉर्थ वेस्टर्न पंजाब और बंगाल के लिए। नेक्स्ट है, इट empowered द वाइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस वाज 8 मंथ्स, ठीक है? तो ये गलत है, ठीक है? ये गलत है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये 8 मंथ्स ना होके कितने मंथ्स का था? इसका जो टाइम पीरियड वो 8 मंथ्स नहीं है, वो कितने हैं? तो इसकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट दैट वाज़ 4th, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो कौन-सा है? दैट इज़ 4th, तो 4th इसका राइट आंसर होगा, 4th ऑप्शन। मैं आंसर लिख देती हूँ आपकी कन्वीनियंस के लिए, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम अब जो है नया हमारा एक्ट, जो इंडियन काउंसिल एक्ट है नया स्टार्ट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ठीक है? तो पहले हम थोड़ा सा पहले जो है इसके फीचर्स देख लेते हैं, फिर ही हम इनके बारे में इनके जो एमसीक्यूज है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब हमारे पास नया है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। इसमें था कि जो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, ठीक है ना? जो हमारे नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, इंडियंस जिसको प्रेफरेंस दी गई थी, इनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है? इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर दी गई, ठीक है? इनको प्रेफरेंस और देने के लिए इनकी जो है वो स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी गई, ये इसका पहला फीचर था, ठीक है? लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, जो इंडियंस थे, ठीक है, उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो इंक्रीज कर दी गई। इसका जो नेक्स्ट फीचर है वो ये रहा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल को पावर जो थी वो और बढ़ा दी गई, और उनकी जो पावर थी, ठीक है, ये हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखना, अभी हम सिर्फ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कहीं भी अभी जिक्र नहीं है, ठीक है? उन्हीं की पावर्स को बढ़ा रहे हैं, लेजिस्लेटिव के पावर उन्हीं में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को ऐड कर रहे हैं, अभी एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इसको पावर बढ़ा दी गई, तो पावर कौन सी दी गई? दैट इज कॉल्ड बजट, ठीक है? बजट डिस्कस करने की जो पावर थी, ठीक है? वो किसको दे दी गई? वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दी गई, और इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इंडियंस भी थे, तो ये पावर उनके पास भी आ गई। फिर इसमें क्या किया गया कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या कोई प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, इनके जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो उनके द्वारा जो है वो नॉमिनेट किए जाएँगे, ठीक है? उनको इनडायरेक्ट इलेक्ट किया जाएगा। कि एक इसमें ये मतलब था कि जो नॉन ऑफिशियल हमारे मेंबर्स हैं, ठीक है? जो जिनकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी गई थी, जो इलेक्ट किए जा रहे थे, वो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, ये चीज़ ध्यान से समझना कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल उनके द्वारा जो है वो नॉमिनेट किए जाएँगे, ठीक है? तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो कौन थे? दैट इज़ कॉल्ड, मैं इसको रब कर देती हूँ। वो थे हमारे आप यहाँ पे नोट कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है? जो कि नॉमिनेट करेंगे, रिकमेंड करेंगे वाइसरॉय को नॉन ऑफिशियल मेंबर के लिए, ठीक है? या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? ये नॉमिनेट करेंगी जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है? और ये रिकमेंड करेंगे वॉइसरॉय को, आगे जो वॉइसरॉय था वो उनको एज़ अ नॉन ऑफिशियल मेंबर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट करेगा। ठीक है जी, तो ये सब था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसके फीचर्स मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं, अब हम इनके एमसीक्यूज़ देख लेते हैं।
उसका जो फर्स्ट एमसीक्यू है दैट इज अंडर विच एक्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल गॉट पावर टू डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग द क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। तो किस एक्ट के अंदर जो था बजट डिस्कस करने का और जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको उनको क्वेश्चंस जो पूछने का किस एक्ट के अंदर जो था वो पावर मिली थी। तो पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, सेकंड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, थर्ड इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 एंड फोर्थ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस किया था दैट इज आंसर इज 1892, तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। तो इस हिसाब से हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट इसको मैं आंसर लिख देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द क्वेश्चन इज फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ठीक है जी, हमने इसमें गलत स्टेटमेंट बतानी है, फॉल्स है। दिस इज द सेकंड इंडियन एक्ट काउंसिल एक्ट। सेकंड, नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय द वाइसरॉय on the recommendation of provincial legislative council and the Bengal chamber of commerce। ठीक है, and third one is provincial legislative council nominated by the governor on the recommendation of district boards, municipalities, university, trade association। And fourth is this act made provision of direct election in filling up some of the non-official seats। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इस काउंसिल एक्ट है जो हमारा फर्स्ट एक्ट था वो 1860 था और सेकंड जो है वो 1892 है, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं हमने अभी पढ़ा था कि इनको जो रिकमेंडेशन जो है वो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की वो देती है। और ये भी नेक्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो जो नॉमिनेट की जाती है वो गवर्नर रिकमेंडेशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड म्युनिसिपैलिटी यूनिवर्सिटीज ट्रेड एसोसिएशन ये उनकी रिकमेंडेशन से दी जाती है जितनी भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की नॉमिनेशन है। नेक्स्ट है दिस एक्ट मेड प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट इलेक्शन। यहाँ पे ये चीज गलत है क्योंकि जो इलेक्शंस है वो इनडायरेक्ट ही है, यहाँ पे डायरेक्ट अभी नहीं है। वो क्योंकि वाइसरॉय जो है वो इनको अपॉइंट करता है। ठीक है, पहले रिकमेंडेशंस मांगी जाती है तो ये इलेक्शंस डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। ठीक है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई थी, तो फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ और ये आपका राइट आंसर है फोर्थ वन। ठीक है जी, इसी के साथ आपका जो आज के मैंने रिकवर किए हैं वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के किए हैं। ठीक है, इसके आगे की जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने मैं आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ 1833 से लेके मैंने 1892 तक कवर किए हैं, ये आपका पार्ट सेकंड था। ठीक है, तो ऐसे ही मैं आपके लिए पार्ट जो है वो 3 लेके आऊँगी, वो आपका लास्ट पार्ट होगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। फिर उसके बाद हम जो है नेक्स्ट सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे इंडियन पॉलिटी की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, प्लीज़ आप ये वीडियो उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो घर बैठ के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं। तो थैंक यू।